गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, हमने सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 के चारों क्लॉज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके अलावा बेटा दो सेक्शंस हमारे पास और हैं। एक है सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 और एक है सेक्शन 7 सब सेक्शन 3। बेटा छोटे छोटे सेक्शन से देखना क्या कहता है। द फॉलोइंग एक्टिविटीज will neither be treated as supply of goods nor supply of services। तो मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। उन्होंने क्या कहा कि क्लॉज ए में और क्लॉज बी में जो एक्टिविटीज मेंशन्ड है ना, उन्हें बेटा ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, ना उन्हें सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। ठीक है, मतलब बेटा वो सप्लाई ही नहीं है। और आपको अच्छी तरह पता है बेटा, जीएसटी किस पे आता है? सप्लाई पे आता है। तो इसका मतलब ना, क्लॉज ए और बी में जो एक्टिविटीज मेंशन्ड हैं, उन्हें ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, ना सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। मतलब सप्लाई ही नहीं है। और बेटा जब सप्लाई नहीं है ना, तो जीएसटी लेवी ही नहीं होता है बेटा। ठीक है ना, देखो पढ़ो। The activities or transactions referred to in Schedule 3। आ जाओ बेटा Schedule 3, ध्यान से सुनना बेटा। वैसे हैं सिंपल पॉइंट्स, बस एक दो थोड़े समझने वाले हैं, बाकी तो सिंपल हैं। देखो Schedule 3 बेटा, ये रहा। देखो Schedule 3, इसे बेटा हम नेगेटिव लिस्ट कहते हैं। यहां पर देखना, फॉलोइंग एक्टिविटीज or transactions shall neither be treated as supply of goods nor as supply of service। मतलब जितनी एक्टिविटीज बेटा शेड्यूल 3 में मेंशन्ड है, उन्हें ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जा रहा है, ना उसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जा रहा है। अब जब सप्लाई ही नहीं है तो बेटा जीएसटी लेवी होने की बात नहीं आती। मतलब शेड्यूल 3 में जितनी भी एक्टिविटीज आपको दे रखी हैं, किसी पे भी बेटा जीएसटी लेवी नहीं होगा। पढ़ो जरा पहली बेटा, पहली कौन सी है? याद आएगा आपको। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉय टू हिज एम्प्लॉयर इन कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट। याद है ना, मैंने एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय पे बहुत सारा डिस्कशन किया था बेटा। आज जरा कुछ एक दो बातें बेटा और करेंगे। हम क्या चीज पढ़ रहे हैं बेटा? हम पढ़ रहे हैं शेड्यूल 3। बेटा एक बताओगे मेरे को, शेड्यूल 3 में जितनी भी एक्टिविटीज मानी, जितनी भी एक्टिविटीज स्पेसिफाइड हैं, उन्हें ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना गया है, नाइदर ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। तो ना तो उन्हें सप्लाई ऑफ गुड्स माना गया है, नॉर ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, और ना उन्हें सप्लाई ऑफ सर्विस माना गया है। मतलब सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो शेड्यूल 3 में जितनी भी एक्टिविटी स्पेसिफाइड है, ना वो सप्लाई ऑफ गुड्स हैं, ना वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। मतलब सप्लाई ही नहीं है। सप्लाई नहीं है तो बेटा जीएसटी तो सप्लाई पे आता है। मतलब इन ट्रांजैक्शंस पे बेटा जीएसटी लेवी नहीं होता है। और इसमें बेटा पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास एक ही है, और वो है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। तो बेटा इस पे तो वैसे मैं डिस्कशन आपसे कर चुका हूं, और मैंने आपको कहा था कि एम्प्लॉय जो होता है बेटा, जो एम्प्लॉय होता है, वो अपनी सर्विसेज देता है। किसको? एम्प्लॉयर को वो अपनी सर्विसेज देता है, और बदले में उसे एम्प्लॉयर से मिलता है सीटीसी, कॉस्ट टू कंपनी। बदले में उसे एम्प्लॉयर से वो मिलता है। याद रखना बेटा, उस सीटीसी पे जीएसटी नहीं आता है। क्यों?
क्योंकि वो सीटीसी उसे मिल रहा है इन रिटर्न फॉर सर्विसेज provided by employee to employer and services provided by employee to employer को सप्लाई माना ही नहीं किया है बेटा। अब जब सप्लाई नहीं है तो सीटीसी पे जीएसटी कैसे आ जाएगा? ठीक है, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। ठीक है बच्चे, बेटा वैसे तो मैं ये बात आपसे डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन मुझे ना कुछ एक दो बातें बेटा आपसे डिस्कस करनी है। लिखना बेटा, लिख लो पहले। प्री मैच्योर टर्मिनेशन कॉम्पनसेशन। प्री मैच्योर टर्मिनेशन कॉम्पनसेशन लिखना बेटा, हेडिंग लिखना। मुझे बस कुछ बातें हैं जो बेटा एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ना थोड़ी इंपॉर्टेंट है। प्री मैच्योर टर्मिनेशन कॉम्पनसेशन। बेटा एक बात याद रखना, जब कोई एम्प्लॉय बेटा जॉब ज्वाइन करता है ना, तो मैंने उस दिन भी बताया था कि उसका एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर होता है एम्प्लॉयर के साथ। और बेटा एम्प्लॉयर कहता है कि भाई देख, तू मेरी ऑर्गेनाइजेशन से ना 5 साल से पहले छोड़ के नहीं जा सकता। मतलब कंपनी एम्प्लॉय के साथ एक बॉन्ड करती है कि तू मेरी ऑर्गेनाइजेशन से 5 साल से पहले छोड़ के नहीं जाएगा। सुनो, अगर तू छोड़ के गया, अगर तू छोड़ के गया तो जितनी तूने सैलरी तब तक ली है वो सारी सैलरी तुझे लौटानी पड़ेगी अलोंग विद इंटरेस्ट। ऐसा बेटा नॉर्म होता है। अब एक बात सुनना, अब एम्प्लॉय ने कहा चलो ठीक है, मैं तो छोड़ के नहीं जाता। व्हाट इफ आपने मेरे को 5 साल से पहले जॉब से निकाला? तो एम्प्लॉयर कहता है अच्छा, तो फिर एक काम करते हैं, अगर तू जॉब से छोड़ के गया 5 साल से पहले, तो जितनी सैलरी तूने तब तक ली है हमसे, वो सारी सैलरी तुझे हमें लौटानी पड़ेगी इंटरेस्ट के साथ। और अगर हमने तुझे 5 साल से पहले निकाला तो हम तुझे पे करेंगे प्री मैच्योर टर्मिनेशन कॉम्पनसेशन। हम तुझे पे करेंगे प्री मैच्योर टर्मिनेशन कॉम्पनसेशन। अब इसमें बेटा गवर्नमेंट का एक क्लैरिफिकेशन आया कि एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को कोई प्री मैच्योर टर्मिनेशन कॉम्पनसेशन पे करता है तो उस पे जीएसटी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भी ये पैसा भी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया है, ये पैसा भी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया है इन कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि ये पैसा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट की वजह से दिया है, तो इसलिए इस पे जीएसटी चार्ज नहीं होगा। तो यहां पर लिखना नो जीएसटी सिंस it is paid in course of or in relation to employment। Since it is paid in course of or in relation to employment। ये बेटा इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। एग्जाम्पल 2 कॉपी करो। ठीक है बेटा, अब आता है एक और डिस्कशन, वेजेस टू कैजुअल वर्कर्स। अब बेटा आप सोचो कि ये सर कैजुअल वर्कर्स क्या होते हैं? बेटा कैजुअल वर्कर्स होते हैं जो बेसिकली आपके परमानेंट एम्प्लॉयज नहीं होते हैं, जो आपके परमानेंट एम्प्लॉयज नहीं होते हैं।
जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, दिहाड़ी मजदूर जो होते हैं ना बेटा, जो दिहाड़ी पे काम करते हैं रोज के हिसाब से, डेली वेज लेबरर्स, जो रोज काम करते हैं उन्हें रोज का पैसा दिया जाता है, वो आपके बेटा कैजुअल वर्कर्स हैं, डेली वेज लेबरर्स, दिहाड़ी मजदूर। तो बेटा गवर्नमेंट का यहां पर भी एक क्लैरिफिकेशन आया और गवर्नमेंट ने कहा इस इनकी वेजेस पे भी जीएसटी नहीं आएगा, सिंस वही सेम रीजन है, इट इज पेड इन कोर्स ऑफ, इन कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ये पैसा उनको दिया जा रहा है उनके एम्प्लॉयमेंट की वजह से, इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट। ठीक है बेटा, लिखते रहो। फिर लिखना थर्ड, सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। बेटा अब ना इसमें एक थोड़ा सा मेरा एक कंफ्यूजन है, मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ बेटा। पता है बेटा, जैसे सीए फाउंडेशन में आपको याद हो, तो सीए फाउंडेशन में बेटा आपको मैथ्स लीना मैम ने पढ़ाई थी। तो बेटा एक बात मैं आपको अगर बता दूं, तो लीना मैम जो है ना, वो बेटा करण गुप्ता क्लासेस यानी मेरी एम्प्लॉय नहीं है। ठीक है, वो मेरे यहाँ बेटा सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आती हैं, शी इज नॉट माय एम्प्लॉय। ठीक है, उनसे बस एक मैथ सब्जेक्ट पढ़ाने का मैंने क्या कर रखा है, कॉन्ट्रैक्ट। वो मेरी एम्प्लॉय नहीं है। और बेटा वो अगर एम्प्लॉय नहीं है ना, तो फिर बेटा उनकी सैलरी पे जीएसटी आ जाएगा, सिंस सिंस सच सर्विसेज आर नॉट इन कोर्स ऑफ, आर since such services are not in course of or in relation to employment, वो कोई मेरी एम्प्लॉय थोड़ी ना है, वो तो मेरे पास बस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करती है। तो वो जब एम्प्लॉय ही नहीं है, तो वो जो मुझे सर्विसेज देंगी वो तो बेटा शेड्यूल 3 में कवर नहीं होती ना। शेड्यूल 3 में तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर कवर्ड है, ना तो वो बेटा मेरी एम्प्लॉय है, ना मैं उनका बेटा एम्प्लॉयर हूं। तो ये तो शेड्यूल 3 में कवर ही नहीं होता, मतलब इसे सप्लाई माना जाएगा, और सप्लाई है तो इस पे बेटा जीएसटी आ जाता है। ये कुछ क्लैरिफिकेशन है जो इंस्टीट्यूट ने इशू करे हैं। एक और बेटा, नॉन कॉम्पीट फीस। ये वैसे आपको ना मैं फाउंडेशन वगैरह में भी बता चुका हूं बेटा। बेटा नॉन कम्पीट फीस क्या हुआ, जैसे मैंने अगर आपको याद हो तो मैंने फाउंडेशन में आपको बताया था, इवन इनफैक्ट मैंने सैलरी चैप्टर में भी आपको बताया है, नॉन प्रैक्टाइजिंग अलाउंस। बेटा नॉन कम्पीट फीस क्या होती है, जनरली जो, जैसे मैं अगर कोई जॉब के लिए जाता हूँ ना, तो मेरा जो एम्प्लॉयर है वो मुझे कहता है कि तू सिर्फ मेरे यहाँ काम करेगा, तू किसी और के यहाँ, किसी और सीए फर्म में तू काम नहीं करेगा, तू अपना खुद का काम भी नहीं करेगा। ठीक है, मैंने कहा सर नुकसान हो जाएगा मुझे, सिर्फ आपके यहाँ काम चल के रोटी भी मुश्किल से निकलेगी, तो मुझे तो काम करना पड़ेगा। मेरा एम्प्लॉयर कहता है रोटी की चिंता तू मत कर, तेरे को मैं दूसरा कॉम्पीटिंग बिजनेस ना करने के लिए मैं तुझे कंसिडरेशन दूंगा। मतलब मैं तुझे कह रहा हूं तू कोई और सीए फर्म ज्वाइन नहीं करेगा,
तू अपनी प्रैक्टिस नहीं करेगा, ठीक है। उसके लिए मैं तुझे क्या पे करूंगा, नॉन कंपीट फीस। तो पहले एक बार बताओ, ये नॉन कंपीट फीस क्यों पे करी जा रही है बेटा? फॉर नॉट ज्वाइनिंग, फॉर नॉट ज्वाइनिंग अ कंपीटिंग बिजनेस। तू कोई और सीए फर्म ज्वाइन नहीं करेगा, तू खुद की प्रैक्टिस नहीं करेगा, उसके लिए जो कंसिडरेशन पे किया जा रहा है दैट इज नॉन कंपीट फीस। बेटा इस पे भी उन्होंने कहा जीएसटी आएगा नॉन कंपीट फीस पे, बिकॉज सिंस नॉन कंपीट फीस, नॉन कंपीट फीस इज नॉट पेड, इज नॉट पेड इन कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट। ये एम्प्लॉयमेंट का हिस्सा थोड़ी ना है, इज नॉट पेड इन कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट। तो इस पे भी बेटा जीएसटी आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स थे बेटा, मे भी हो सकता है एमसीक्यू वगैरह में पूछ लिए जाएं आपसे, तो एक बार जरा इनकी रीडिंग मार लेना बेटा। चारों का मतलब समझ आया बेटे? चलो कॉपी करो, फिर हम आगे चलते हैं। छोटी छोटी बातें बेटा। ठीक है, आ जाओ। अब देखो बेटा शेड्यूल 3 में और कौन कौन सी एक्टिविटीज कवर्ड है, तो सुनो। उन्होंने कहा सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल। तो एनी कोर्ट में तो बेटा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आ गए। तो उन्होंने कहा कोई भी कोर्ट पब्लिक को, कोई भी ट्रिब्यूनल पब्लिक को अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कोर्ट या ट्रिब्यूनल कोई सर्विसेज अगर प्रोवाइड करता है, तो उनकी सर्विसेज को सप्लाई माना नहीं जाएगा, और जो कंसिडरेशन वो आपसे लेंगे उस पर जीएसटी लेवी नहीं होगा बेटा। ऐसी functions performed by MP, Member of Parliament, MLA, Member of Legislative Assembly, Member of Panchayat, Member of Municipalities and Members of other local authorities. तो MP, MLA, पंचायत के members, municipality के members, अदर मेंबर्स ऑफ लोकल अथॉरिटी जो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, उनकी सर्विसेज पे बेटा जीएसटी नहीं आता है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ पर्सन होल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। बेटा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट किस किस की होती है? आपके बच्चे प्रेसिडेंट की। लिखो, एग्जांपल्स लिखो। ठीक है, इसके अलावा लिखना स्पीकर ऑफ लोकसभा बेटा, CNAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, इन सब की बेटा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है। तो अगर ये अपनी कोई सर्विसेज दे रहे हैं तो उस पर भी बेटा जीएसटी नहीं आता है, सप्लाई नहीं माना गया उन्हें। फिर ड्यूटीज परफॉर्म्ड बाय एनी पर्सन एज अ चेयरपर्सन, मेंबर और डायरेक्टर इन अ बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, बेटा सप्लाई नहीं माना गया है। सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, बरियल, क्रिमेशन, मॉर्चुरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज्ड। सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो बेटा जो लोग क्रियाकर्म की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनकी सर्विसेज को भी सप्लाई नहीं माना गया है, बेटा जीएसटी नहीं आता है। लास्ट पॉइंट देखना बेटा, एक्शनेबल क्लेम्स। अब सुनो 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 बेटा, मेरी बात सुननी है। ये लिखना चाहो तो लिख लेना बेटा रजिस्टर्स में। बेटा अगर आपको याद हो तो एक्शनेबल क्लेम्स को गुड्स माना गया है, एक्शनेबल क्लेम को गुड्स माना गया है। लेकिन बेटा एक्शनेबल क्लेम पे ना, एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी नहीं आता है, क्योंकि एक्शनेबल क्लेम्स को गुड्स तो माना, गुड्स में तो आते हैं, लेकिन उन्हें सप्लाई नहीं माना जाता है। ठीक है, तो उन पे जीएसटी नहीं आता है।
अगर आपको याद हो तो मैंने लेक्चर 1 में आपको एक्शनेबल क्लेम क्या होता था बताया था, कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आपको दिए थे अगर आपको याद हो। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, रेंट आउटस्टैंडिंग, एफडी, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, ये सब आपके बेटा क्या है, एक्शनेबल क्लेम्स। अब सुनना क्या लिखा हुआ है, अदर देन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, यानी पता है सिर्फ एक एक्शनेबल क्लेम ऐसा है, सिर्फ एक एक्शनेबल क्लेम ऐसा है जिसको सप्लाई माना गया है, और वो है लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग को बेटा क्या माना गया है, सप्लाई। और सप्लाई है तो इन पे क्या आ जाएगा बेटा, जीएसटी आ जाएगा। याद रखना, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग के अलावा बाकी जितने भी एक्शनेबल क्लेम्स हैं उनको शेड्यूल 3 में कवर किया गया है, उन्हें सप्लाई माना नहीं गया है, उन पे जीएसटी नहीं आता है बेटा। कॉपी कर लो बच्चे, ठीक है। तो याद रखना, सिर्फ लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग को माना गया है सप्लाई तो उस पे जीएसटी आएगा। लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग के अलावा जो एक्शनेबल क्लेम्स हैं किसी को सप्लाई नहीं माना गया है, नो जीएसटी। ठीक है बेटा, ये आपकी हो गई शेड्यूल 3, एक्टिविटीज नाइदर कंसिडर्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर कंसिडर्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है बच्चे, बाकी बेटा खास बातें रह नहीं गई, अब कुछ सुनो। ये हो गया हमारा क्लॉज ए। अब देखो क्लॉज बी क्या है, कुछ नहीं खास नहीं है इसमें। सच एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन इन विच सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी आर एंगेज्ड एज पब्लिक अथॉरिटीज, ठीक है, एज मे बी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। तो बेटा कहने का मतलब उनका क्या है, वो कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट को अगर कभी भी ये लगता है ना, गवर्नमेंट को अगर कभी भी ये लगता है कि कुछ एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस को सप्लाई नहीं मानना है, तो गवर्नमेंट आपको उस बात के लिए क्या कर देगी, नोटिफाई कर देगी। मतलब उन्होंने सिंपल कहा है, फ्यूचर में अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इस एक्टिविटी, इस ट्रांजैक्शन को सप्लाई नहीं मानना है, तो गवर्नमेंट उस बात का नोटिफिकेशन इशू कर देगी आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। बेटा काउंसिल से मतलब यहां पर है हमारा जीएसटी काउंसिल। और बेटा ये जब जीएसटी आया था ना, तो एक काउंसिल बनाया गया था, जीएसटी काउंसिल, जहां पर बेटा जीएसटी के मुतालिक जितने भी डिसीजंस हैं वो लिए जाते हैं। जीएसटी काउंसिल में बेटा बेसिकली जो हेड होता है, जो चेयरपर्सन होता है, जो हेड होता है वो बेटा फाइनेंस मिनिस्टर होती है, यानी निर्मला सीतारमन जी इस जीएसटी काउंसिल की क्या है, हेड है। बाकी बेटा इसमें हर स्टेट का एक मेंबर शामिल होता है, 1 मेंबर ऑफ एवरी स्टेट। हर स्टेट का एक मेंबर इसमें शामिल किया जाता है बेटा, 1 मेंबर ऑफ एवरी स्टेट। ठीक है, तो उन्होंने कहा गवर्नमेंट को अगर फ्यूचर में लगता है कि इस एक्टिविटी, ट्रांजैक्शन को सप्लाई नहीं मानना है, तो गवर्नमेंट आपको उस बात का नोटिफिकेशन दे देगी आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। ठीक है बेटा, फिर एज पर सेक्शन 7 सब सेक्शन 3, द गवर्नमेंट on recommendation of council specify by notification the transaction that are to be treated as supply of goods and not supply of service, a supply of service and not as supply of goods। मेरी एक छोटी सी बात सुनना बेटा, उन्होंने सेक्शन 7 सब सेक्शन 3 में क्या कहा, उन्होंने कहा अगर गवर्नमेंट को फ्यूचर में लगता है कि ये एक्टिविटी, ये ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं होनी चाहिए, ये सप्लाई ऑफ सर्विस होनी चाहिए, तो गवर्नमेंट आपको इस बात का नोटिफिकेशन इशू कर देगी। और वाइस वर्सा, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं होनी चाहिए बल्कि सप्लाई ऑफ गुड्स होनी चाहिए, तो गवर्नमेंट बेटा आपको उस बात का नोटिफिकेशन इशू कर देगी। ठीक है, तो ये बेटा आपका पूरा सप्लाई का केस हमने डिस्कस करा, तीनों सेक्शन, सेक्शन 7 सब सेक्शन 1, 2, 3।
मेरे ख्याल से बच्चे पूरा केस क्लियर हुआ, ठीक है। अब बेटा लास्ट की जो दो टॉपिक्स हमारे इस चैप्टर में रहते हैं ना, इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से समझना है। वो है बेटा कॉम्पोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाई, सेक्शन 8। आओ बेटा मेरे साथ साथ, इंपॉर्टेंट है बेटा। केस सिंपल है, समझ के देखना बेटा। कॉम्पोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाई, सेक्शन 8। कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई, सेक्शन 8। ठीक है बेटा, अब सुनो, पहले हम डिस्कस करेंगे ये कॉम्पोजिट सप्लाई क्या होती है, और फिर हम डिस्कस करेंगे ये मिक्स सप्लाई क्या होती है। तो पहले आते हैं कॉम्पोजिट सप्लाई पे। ध्यान से सुनना बेटा, देखो थोड़ा समझने वाला केस है सिंपल बेटा। सुनो बेटा, कॉम्पोजिट सप्लाई क्या होती है बेटा? डेली लाइफ में ना इस टाइप की हमारे साथ बहुत चीजें होती हैं। जैसे सुनना बेटा, कॉम्पोजिट सप्लाई क्या होती है, कई बार क्या होता है, जो सप्लायर है ना, जो सप्लायर है वो आपको ना, वो आपको दो गुड्स, सप्लायर आपको दो गुड्स एक साथ सप्लाई करता है फॉर अ सिंगल प्राइस। ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा। कई बार जो सप्लायर है वो आपको दो गुड्स एक साथ सप्लाई करता है फॉर अ सिंगल प्राइस। और बेटा एक बात मैं आपको बताऊं, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उन दोनों गुड्स को एक साथ ही सप्लाई किया जाता है। मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा। मैंने क्या कहा, सप्लायर आपको दो गुड्स एक साथ बेच रहा है, ठीक है, एक प्राइस पे, पक्का। और बेटा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ना नॉर्मली उन दोनों गुड्स को एक साथ ही बेचा जाता है, ठीक है। जैसे बेटा अभी एग्जांपल देखो, आपको समझ आएगा। मुझे एक बात बताओ बेटा, आप जब लैपटॉप खरीदने जाते हो तो बेटा लैपटॉप के साथ क्या आपको चार्जर नहीं दिया जाता? लैपटॉप के साथ क्या आपको चार्जर नहीं दिया जाता? तो बेटा मेरे को ये बताओ, लैपटॉप और चार्जर क्या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एक साथ बेचे जाते हैं या नहीं? बेटा लैपटॉप के साथ चार्जर बेचा ही जाएगा। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लैपटॉप कम्स विद अ चार्जर। तो इसे बेटा हम क्या कहते हैं, कॉम्पोजिट सप्लाई। दो गुड्स बेचे जा रहे हैं फॉर अ सिंगल प्राइस, और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में इन दोनों को एक साथ बेचा जाता है। बेटा लैपटॉप कम्स विद अ चार्जर। आप मोबाइल फोन खरीदते हो तो बेटा मोबाइल फोन के साथ चार्जर भी आता है, डेटा केबल भी आती है, कई बार स्क्रीन कार्ड भी आता है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में इनको एक साथ बेचा जाता है या नहीं? बिल्कुल बेचा जाता है बेटा। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लैपटॉप कम्स विद अ चार्जर। तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा, कॉम्पोजिट सप्लाई। कॉम्पोजिट सप्लाई क्या होती है, जब आप दो या दो से ज्यादा गुड्स की या फिर दो या दो से ज्यादा सर्विसेज की और बोथ की आप सप्लाई करते हो, और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उन दोनों की सप्लाई एक साथ करी जाती है, एज इज द केस विद लैपटॉप एंड चार्जर। अच्छा, ये तो हो गया बेटा केस गुड्स के साथ गुड्स, गुड्स प्लस गुड्स का। चलो अब सर्विस प्लस सर्विस का एक केस देखते हैं बेटा। सुनो, अब मुझे एक बात बताओ अब मुझे एक बात बताओ, आप जब कोई होटल बुक करते हो, जैसे सपोज मुझे फॉर एग्जांपल गोवा जाना है, ठीक है, तो मैंने होटल के कमरे, होटल के रूम्स मैंने बुक करे 3 नाइट्स के। तो बेटा आपको होटल के साथ
कमरों के साथ क्या ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री नहीं दिया जाता है? मैंने क्या कहा? आपने होटल के रूम्स बुक करे, ठीक है, तो क्या होटल के रूम्स के साथ आपको एक जो ब्रेकफास्ट है वो क्या कॉम्प्लीमेंट्री नहीं दिया जाता है? एंड बेटा ब्रेकफास्ट इज अ कैटरिंग सर्विस, ब्रेकफास्ट अमाउंट्स टू केटरिंग सर्विस। तो आपने होटल की सर्विस ली, मैंने क्या कहा? मैंने होटल की सर्विस ली, रूम बुक कराए, होटल की सर्विस ली, होटल की सर्विस के साथ मुझे ब्रेकफास्ट बेटा कॉम्प्लीमेंट्री मिला, मतलब होटल की सर्विस के साथ केटरिंग की सर्विस मुझे कॉम्प्लीमेंट्री मिली। क्या बेटा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या होटल के साथ केटरिंग की सर्विस ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री होता है? बिल्कुल होता है बेटा। आप कभी भी होटल्स बुक कराने के लिए मेक माई ट्रिप पे जाके देखना, मेजॉरिटी केसेस में बेटा ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री ही होता है। तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में इन दोनों सर्विसेज को एक साथ सप्लाई किया जाता है फॉर अ सिंगल प्राइस। क्या ऑर्डिनरी बिजनेस में होटल के साथ ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री होता है या नहीं? होता है बेटा। तो ये हो गया सर्विस प्लस सर्विस का केस। अब एक एग्जांपल देखते हैं गुड्स प्लस सर्विस का। मुझे एक बात बताओ, आप कार खरीदने जाते हो, ठीक है बेटा, कार के साथ 5 सर्विस 7 सर्विस फ्री दी जाती है या नहीं? बिल्कुल बेटा। तो कार के साथ बेटा आफ्टर सेल्स सर्विस आपको बच्चे दी जाती है। तो अब मुझे बताओ, मैंने कार खरीदी, कार गुड्स है और गुड्स के साथ मुझे मिली आफ्टर सेल सर्विस, वो सर्विस है। क्या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में इन दोनों को एक साथ दिया जाता है या नहीं? बिल्कुल बेटा। जब भी कार खरीदने जाओगे आपको आफ्टर सेल सर्विस तो मिलेगी मिलेगी ना। तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में इन्हें एक साथ सप्लाई किया जाता है फॉर अ सिंगल प्राइस। बात बताओ बेटा, समझ आई? पक्का? आप ना कभी भी ये मत समझना कि लैपटॉप के साथ चार्जर फ्री है, ये मत समझना होटल के रूम के साथ ब्रेकफास्ट फ्री है, कार के साथ आफ्टर सेल सर्विस फ्री है। फ्री नहीं होती है बेटा, उनका प्राइस लैपटॉप के प्राइस में क्या कर दिया जाता है? इंक्लूड। तो मेरे को बताओ, चार्जर का प्राइस, चार्जर क्या मुफ्त में दिया जा रहा है? नहीं बेटा, चार्जर का प्राइस ऑलरेडी लैपटॉप के प्राइस में क्या है? इंक्लूडेड है। ब्रेकफास्ट का प्राइस ऑलरेडी रूम के प्राइस में क्या है? इंक्लूडेड है। आफ्टर सेल सर्विस का प्राइस ऑलरेडी कार के प्राइस में क्या होता है? इंक्लूडेड होता है। तो वो फ्री नहीं होती हैं बेटा। समझ आया? अब बेटा दिक्कत यहां पर क्या आती है वो हमें समझनी है बेटा। सुनो, अज्यूम करना थोड़ी सिचुएशन। बेटा लैपटॉप पे, सपोज लैपटॉप पे जीएसटी का रेट है 18%, ठीक है, और चार्जर पे सपोज जीएसटी का रेट है 12%। अब सोचो दिक्कत क्या आएगी? दिक्कत बेटा ये आएगी कि सप्लायर बिल में कौन सा रेट लगाएगा? 18% जो लैपटॉप का रेट है वो लगाएगा या चार्जर का रेट 12% लगाएगा? बिल में कौन सा कौन सा जीएसटी रेट लगेगा? 18% का जीएसटी लगेगा या 12% का लगेगा? बताओ दिक्कत आई या नहीं? ऐसी बेटा, सपोज होटल पे जीएसटी का रेट 18% है और कैटरिंग पे बेटा फॉर एग्जांपल 10% है। तो बताओ बिल में, होटल वाला बिल में बेटा रेट कौन सा लगाएगा? 18% का लगाए जो कि कमरे का रेट है जीएसटी का, या बेटा 10% लगाए जो कि केटरिंग का है? कार पे बच्चे सपोज कार पे 28% का बेटा जीएसटी रेट है, ठीक है, और आफ्टर सेल सर्विस पे 12% का जीएसटी रेट है। तो कार डीलर जीएसटी रेट बिल में कौन सा लगाएगा? बेटा कौन सा रेट लगाए? 28% लगाए या 12% लगाए? तो उन्होंने कहा कि कॉम्पोजिट सप्लाई के केस में ना, कॉम्पोजिट सप्लाई के केस में जीएसटी रेट
पता है कौन सा वाला लिया जाएगा? जो भी प्रिंसिपल सप्लाई का रेट है, जो भी प्रिंसिपल सप्लाई का रेट है। लिखो पहले, फिर समझाता हूं आपको। उन्होंने कहा बिल में कौन सा रेट लगेगा? जो भी प्रिंसिपल सप्लाई का रेट है। बेटा प्रिंसिपल सप्लाई मतलब, मुझे एक बार बताओ बेटा, लैपटॉप के साथ चार्जर है या बेटा चार्जर के साथ लैपटॉप है? लैपटॉप के साथ चार्जर है ना, तो मुझे बताओ प्रिंसिपल सप्लाई कौन सी हुई? बेटा लैपटॉप हुई ना प्रिंसिपल सप्लाई, है ना, मेन सप्लाई। अच्छा, होटल के साथ कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट है या कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट के साथ होटल है? बेटा होटल के साथ कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट है ना, तो होटल आपकी प्रिंसिपल सप्लाई है। अच्छा बच्चे, कार के साथ आफ्टर सेल सर्विस है या आफ्टर सेल सर्विस के साथ कार है? कार के साथ आफ्टर सेल सर्विस है, तो बेटा कार आपकी क्या है? प्रिंसिपल सप्लाई। तो बिल में जीएसटी रेट कौन सा लगेगा? जो भी प्रिंसिपल सप्लाई का रेट होगा। अब इस केस में बताओ, लैपटॉप पे रेट क्या था? 18%, तो बिल में लगेगा बेटा 18%। होटल है प्रिंसिपल सप्लाई, उस पे भी 18% है, बिल में 18% लगेगा। और कार है प्रिंसिपल सप्लाई, बिल में बेटा रेट ऑफ जीएसटी 28% आएगा। तो बिल में वो रेट लगेगा जो भी प्रिंसिपल सप्लाई का रेट है। लो बच्चे कॉपी करो इसे। फिर हम आते हैं लास्ट टॉपिक पे, मिक्स सप्लाई। सिंपल है वो भी, मेरे ख्याल से बच्चे क्लियर हुआ। तो याद रखना कंपोजिट सप्लाई क्या होती है? जब दो या दो से ज्यादा गुड्स या फिर दो या दो से ज्यादा सर्विस या फिर दो या दो से ज्यादा गुड्स प्लस सर्विस आपको एक साथ प्रोवाइड करी जा रही है फॉर अ सिंगल प्राइस, और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में इनको एक साथ सप्लाई किया जाता है, दैट अमाउंट्स टू कंपोजिट सप्लाई। ठीक है बेटा, चलो आओ मेरे साथ साथ मिक्स सप्लाई। व्हाट इज मिक्स सप्लाई? व्हाट इज बेटा मिक्स सप्लाई? बेटा मिक्स सप्लाई में भी ना स्टार्टिंग की बात तो वही है कि मिक्स सप्लाई वो होती है जब दो या दो से ज्यादा गुड्स या फिर दो या दो से ज्यादा सर्विस या फिर दो या दो से ज्यादा गुड्स प्लस सर्विस को एक साथ सप्लाई किया जा रहा है फॉर अ सिंगल प्राइस। डिफरेंस है बेटा जो लास्ट की स्टेटमेंट थी, मिक्स्ड सप्लाई में ना उनको ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एक साथ सप्लाई नहीं करा जाता है बेटा। कंपोजिट सप्लाई में दोनों को ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एक साथ सप्लाई किया जाता है, बट मिक्स सप्लाई में दोनों को ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एक साथ सप्लाई नहीं करा जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं बेटा, देखो पहले गुड्स प्लस गुड्स का केस देखते हैं। मुझे एक बात बताओ बेटा, दिवाली के टाइम पे आपने गिफ्ट पैक बने हुए देखे होंगे बेटा शॉपकीपर्स के। जैसे बेटा एक गिफ्ट पैक होता है जिसमें चॉकलेट होती है, कई बार जूस का कैन भी होता है, कई बार कोई चिप्स वगैरह भी होते हैं, बिस्कुट्स होते हैं, बिस्किट होते हैं। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या चॉकलेट के साथ जूस, चिप्स, बिस्कुट, क्या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में इन चारों को एक साथ सप्लाई किया जाता है? नहीं बेटा। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या चॉकलेट के साथ जूस प्लस चिप्स प्लस बिस्कुट्स एक साथ सप्लाई करे जाते? नहीं बेटा। तो चॉकलेट प्रोवाइड करी गई, आपको गिफ्ट पैक बना हुआ है, जूस गुड्स, चिप्स गुड्स, बिस्कुट गुड्स। क्या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में इनको एक साथ सप्लाई किया जाता है? नहीं बेटा। तो इन्हें हम क्या कहेंगे बेटा? मिक्स सप्लाई।
ये तो हो गया गुड्स प्लस गुड्स का केस। नाउ व्हाट अबाउट सर्विस प्लस सर्विस? अब इमेजिन करो बेटा, वही होटल का केस करते हैं। बेटा मैंने होटल का एक रूम बुक कराया, ठीक है, और उन्होंने ना मुझे होटल के साथ ब्रेकफास्ट नहीं दिया बेटा। उन्होंने मुझे होटल के साथ दी 1 डे साइट सीइंग। मतलब हम आपको एक दिन घुमाएंगे, वहां पर जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं, जो मंदिर वगैरह हैं, जो घूमने की जगह है, टूरिस्ट अट्रैक्शन है, वो हम आपको घुमाएंगे। तो एक बात बताओ बेटा, होटल की सर्विस मिली मुझे, प्लस साइट सीइंग की मुझे क्या मिली बेटा? सर्विस मिली। मुझे एक बात बताओ, आपसे एक बात पूछूंगा, सिंपल सी बात बेटा, क्या होटल के रूम के साथ साइट सीइंग प्रोवाइड करना क्या प्रोवाइड करी जाती है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में? नहीं बेटा। आप कभी भी मेक माई ट्रिप की साइट पे जाके देखोगे, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में रूम के साथ ब्रेकफास्ट होता है बेटा, साइट सीइंग नहीं होती है। तो हम इसे क्या कहेंगे? मिक्स्ड सप्लाई। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में रूम के साथ ब्रेकफास्ट होता है, रूम के साथ साइट सीइंग नहीं होती है बेटा। बात समझ आई? अच्छा अब एक बात बताओ, मैं बेटा मैं कार की सर्विस कराने गया बेटा, ठीक है, प्लस बेटा उसने मुझको कार की बैटरी भी प्रोवाइड करवाई फॉर अ सिंगल प्राइस। तो कार की सर्विस दी उसने मेरे को, तो ये तो सर्विस आ गई, और कार की बैटरी दी, ये बेटा गुड्स आ गए। अब मुझे बताओ, क्या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कार की सर्विस के साथ कार की बैटरी क्या प्रोवाइड करी जाती है? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में तो ऐसा नहीं होता है। तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा? मिक्स सप्लाई। बात बेटा समझ आई? अब सुनो, दिक्कत बेटा यहां पर भी वही आएगी जो कंपोजिट सप्लाई में आई थी। क्या? बिल में जीएसटी रेट कौन सा वाला लगेगा? चॉकलेट्स का लगेगा, जूस का लगेगा, चिप्स का लगेगा, बिस्कुट का लगेगा? किसका लगाओगे? सबका अलग अलग है। यहां पर होटल का लगाओगे या साइट सीइंग का लगाओगे? किसका जीएसटी रेट लगाऊं बिल में? यहां पर कार की सर्विस का लगाऊं या कार की बैटरी का लगाऊं? रेट कौन सा लगाऊं बिल में? और बेटा यहां पर ना कॉम्पोजिट सप्लाई वाला केस नहीं है, जहां पर एक प्रिंसिपल सप्लाई है, बाकी सब सेकेंडरी सप्लाईज हैं। क्या बेटा चॉकलेट को आप प्रिंसिपल कहोगे और जूस, चिप्स और बिस्कुट को आप सेकेंडरी सप्लाई कहोगे? नहीं बेटा, चॉकलेट भी प्रिंसिपल है, जूस भी प्रिंसिपल है, चिप्स भी प्रिंसिपल है, बिस्कुट भी प्रिंसिपल है। अच्छा, होटल और साइट सीइंग के केस में आप दोनों में से प्रिंसिपल सप्लाई किसको कहोगे? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में इनको एक साथ सप्लाई किया ही नहीं जाता, तो दोनों प्रिंसिपल सप्लाई हैं। अच्छा, कार की सर्विस के साथ आपको कार की बैटरी प्रोवाइड करी गई, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में दोनों को एक साथ प्रोवाइड नहीं करा जाता है, तो दोनों अपने आप में क्या है? प्रिंसिपल सप्लाई। तो फिर बेटा बिल में जीएसटी रेट कौन सा वाला आप यूज करोगे? तो उन्होंने बेटा मिक्स्ड सप्लाई के केस में क्या कहा? उन्होंने कहा मिक्स्ड सप्लाई के केस में पता है जीएसटी रेट बिल में कौन सा लगेगा? जो भी हाईएस्ट जीएसटी रेट होगा, जिसका भी हाईएस्ट होगा ना, जितना भी, बिल में वो वाला जीएसटी रेट क्या होगा? चार्ज होगा। तो कंपोजिट सप्लाई के केस में कौन सा जीएसटी रेट लगाओगे? जो भी प्रिंसिपल सप्लाई का है, और मिक्स सप्लाई के केस में जो भी हाईएस्ट है, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल तो सभी प्रिंसिपल है। ठीक है बेटा? लो बच्चे, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, कॉपी कर लो इसे। मेरे ख्याल से बच्चे पूरा केस क्लियर हुआ सबको।
चैप्टर 2 सप्लाई अंडर जीएसटी हमारा बेटा फिनिश हो गया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, चलो बेटा, कल से आपका न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। टिल देन, थैंक यू।